2023 मैंने तो कहा कि मुश्किल साल रहा पाकिस्तान की मईशत के लिए। फूड के ऊपर जो इम्पोर्ट के ऊपर आप जो अपना पैसा ज़ाया करते हैं, डॉलर ज़ाया करते हैं, ये अगर आप ज़ीरो पे ले आएँ तो आपको बोरिंग की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है ये 9 मंथ्स का प्रोग्राम था और ये इसलिए नहीं दिया गया था कि पाकिस्तान ने इसकी बेस पे तरक्की करनी है। अच्छा, ये इसलिए दिया गया था कि पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है। हम देखते हैं कि जब हमारी रियासत कुछ फिक्स करने की कोशिश करती है, वो कहती है रियल एस्टेट में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आए। जहाँ पे फिर सेग्रीगेशन या डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल बन जाएगा। अब कोई शख्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जाता है, जिन मुश्किलात से उसको गुजरना पड़ता है, वो कानों को हाथ लगाता है। आपका जब तक नौजवान या जो ऑन ग्राउंड मौजूद लोग हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक आप इसी रिगमा रोल में फंसे रहेंगे। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, किसी स्ट्रक्चरल इशू में फंसते हैं, तो हम उसके पैरेलल एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। अब ये आप 1-2 सालों में ठीक नहीं कर सकते। 20, 25, 30 साल चाहिए। पूरी एक नस्ल चाहिए जिसको ये काम करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे कंसिस्टेंसी का वर्ड तो यूज़ किया जाता है लेकिन होती नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो एजुकेट करने का नहीं है। जो कुछ भी नहीं कर सकता वो आमतौर पर टीचर बन जाता है, फ़र्ज़ करें। अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट करना है तो एजुकेशन के ऊपर कम से कम कौमी कंसेंसस पैदा कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरकास्ट। 2023 ख़त्म हो चुका, 2024 का आगाज़ है। सबसे पहले तो आपको नए साल की मुबारक हो। 2023 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा। डिफ़ॉल्ट की सदाएँ बुलंद रहीं और डॉलर की एक ऊंची उड़ान रही। इस सब ने मईशत पे जहाँ बुरा असर डाला, तो ज़ाहिर बात है उस मईशत में हमारे मुल्क में जो कारोबार हो रहे थे, जो कारोबारी तबका था, उस पे भी इसके मनफी असरात की सदाएं सामने आई। इस सब पर इन मुश्किलात से कैसे निकला जा सकता है, क्या मुश्किलात रहीं, 2024 कैसा हो सकता है, जो कारोबार करना चाह रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो अपने आप को इन मुश्किलात से कैसे निकालें, इस पर और इससे रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मिस्टर काशिफ शरीफ को। काशिफ साहब जो हैं वो चीफ़ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग में, जो कि एक हबीब रफ़ीक की कंपनी है और मोर देन 2 डेकेड्स का इनका फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। DHA इस्लामाबाद में भी एज डायरेक्टर फाइनेंस काफ़ी अर्सा इन्होंने सर्व किया है और अबव ऑल इकनॉमिक्स पे मुख्तलिफ मैगज़ीन्स पे रेगुलरली लिखते भी हैं। तो सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। थैंक यू जनाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो और मेरी तरफ से भी सबको नए साल की मुबारक हो। इट्स आवर प्लेयर कि आपने अपना वक्त निकाला और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो थोड़ा पहले ब्रॉडर पिक्चर से स्टार्ट करना चाहूँगा। 2023 मैंने तो कहा कि मुश्किल साल रहा पाकिस्तान की मईशत के लिए। आपके ख़्याल से, या आप चूँकि इस पे तज़िया भी करते हैं और आपके इस पे आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, तो पाकिस्तान की मईशत 2023 में ओवरऑल कैसी रही? 2023 कोई ऐसा साल नहीं कि पहली दफ़ा आया हो हम्म पाकिस्तान की मईशत में। पाकिस्तान की मईशत साइक्लिक बिहेवियर है उसका, अप्स एंड डाउन्स। वैसे तो साइक्लिक बिहेवियर सबका ही होता है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ मखसूस टिपिकल है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह लगा लें कि 23 प्रोग्राम्स IMF के पाकिस्तान ले चुका है अच्छा। और ये 23rd चल रहा था। और ये इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है ये 9 मंथ्स का प्रोग्राम था और ये इसलिए नहीं दिया गया था कि पाकिस्तान ने इसकी बेस पे तरक्की करनी है। अच्छा। ये इसलिए दिया गया था 2023 में कि पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है। तो अच्छा। इसलिए 2023, इससे पहले भी 2023 जैसे साल आ चुके हैं। इस दफ़ा फ़र्क ये था कि जो हमारा टिपिकल जियो पॉलिटिकल हमारी कैपेसिटी होती है, हमारे जो एक प्रेजेंस है दुनिया में, उसका हम फ़ायदा उठाते थे, तो उसका फ़ायदा निस्बतन इस दफ़ा कम था, इसलिए टाइम भी लगा। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी वजह से भी वो ये असल में 2023 इज़ ए निगोशिएटिंग पीरियड फॉर सही। पाकिस्तान कि विच डायरेक्शन पाकिस्तान विल गो।
ईस्ट की तरफ जाएगा या वेस्ट की तरफ जाएगा। बहरहाल यूक्रेन वार और बाद के इवेंट्स ने हमें बताया कि पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन सेट की है और फॉर गुड की है। इसीलिए उसको ये प्रोग्राम मिला, इसीलिए उसका इकॉनमी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गई। अब मैं इसको एग्जैक्टली बेहतरी नहीं कहूँगा, बेहतरी कहना भी नहीं चाहिए। वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे मरीज़ की तरह है 2023 में जो फिज़िकली डेथ बेड पे है। अच्छा। लेकिन क्लिनिकली उसको ज़िंदा रखा गया है किसी वेंटिलेटर के ज़रिए। और नज़र भी ऐसे ही आता है, ये डॉलर की ऊंची उड़ान और महंगाई का एक तूफ़ान और पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, इसके बावजूद आमतौर पर ये कहा जाता है कि एक्सपोर्ट्स डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ती हैं। हाँ। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह बढ़नी चाहिए थी। इसी तरह कहा जाता है कि जी रेमिटेंस जो है वो डिवैल्यूएशन की वजह से वो भी बढ़ती है क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए और पूरी दुनिया ने ये देखना शुरू कर दिया कि ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है। अब डिफ़ॉल्ट ये भी एक थ्योरी और प्रैक्टिकल के दरमियान में हम फंसे हुए हैं। हम जिस तरह मैंने कहा ना, क्लिनिकली वो डेड नहीं हुआ, तो अनाउंस डॉक्टर्स ने नहीं किया कि कोई डेड हो गया, लेकिन एक्चुअली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट मीट योर कमिटमेंट्स, ठीक है ना। तो आप देखो कि एलसीज हम नहीं खोलते रहे, बैंक्स के पास डॉलर्स नहीं थे। ऐसे ही ये जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, अपना प्रॉफिट रिपेट्रिएट नहीं कर सकी। वो क्यों नहीं कर सकी? उनको तो आज़ादी होनी चाहिए। ऐसे ही आप और मैं क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट्स करते हैं या हमने कोई चीज़ बाहर से मंगवानी होती है, उसके लिए हम पेमेंट नहीं कर पाए, इसका मतलब है हमने अपने आप को रोका है। तो हम एक्चुअली अपनी कमिटमेंट्स में डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। अच्छा। और इसी तरह हमने जो इंपोर्ट्स की पेमेंट्स करनी थी उसकी कमिटमेंट्स में भी हम डिफ़ॉल्ट करते चले जा रहे थे। एक तरीका ये होता है कि आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दें, सही। बैंक्स को बता दें कि जनाब आओ बैठो हमारे साथ टेबल पे और लेट्स डिस्कस रीशेड्यूलिंग ऑफ द लोन्स। तो आप जब तक इस फैक्ट को मानेंगे नहीं कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए तब तक रीशेड्यूलिंग के ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते ना। आप ये कहें कि ठीक है हम रीशेड्यूलिंग नहीं करना चाहते, हम दे सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो। तो आपने ये बात कही नहीं बैंकों को, लेकिन आपने अपने एक्शन से ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि जनाब हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, अब हमारा कुछ करो। सही। और उसी के ऊपर ये पूरा 2023 खींचातानी में गुजरा है। बहरहाल मतलब चीज़ें इस तरह हुई कि आईएमएफ ने प्रोग्राम दे दिया और सबको पता है आईएमएफ प्रोग्राम देगा तो इसके पीछे पीछे सब देंगे। तो इसलिए आईएमएफ ने प्रोग्राम दिया और हमें थोड़ा सा सांस आया। तो इसलिए 2023 में ये कहूँगा कि प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट का साल था, लेकिन अनाउंस नहीं किया गया और उसके रास्ते निकाले गए और बेहतर है, अच्छा किया जो भी किया। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन मेकिंग की उस पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ठीक किया कि इस रास्ते को निकाला, क्योंकि इसके बाद कोई चारा नहीं था। सही। तो अब इस पे एक मेरा लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है जो मैं आपसे इस पे करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमने हमेशा ये पढ़ते आए कि एग्रीकल्चरली हम एक बड़ी पावर रखते हैं, हमारा एक ज़राअत का एक बहुत बड़ा शोबा मौजूद है और अल्लाह ने हमें 4 सीज़न से और दरियाओं से, पहाड़ों से, सहरा से, हर चीज़ से नवाजा है इस खित्ते को। और दुनिया की फ़ूड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसमें एक्सपोर्ट करके वो कर सकते हैं। अभी मेरा सवाल इस तरह पैदा होता है कि इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगी ना, कि इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा है, तो आप उसका तरीका तो शायद ये होना चाहिए था कि एक्सपोर्ट आप बढ़ाएं। अब एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो ये तो 70-75 सालों में, 80 सालों में तो हमारा एक्सपोर्ट तो उस लेवल पे जाना चाहिए था कि हम दुनिया को बहुत कुछ दे रहे होते, लेकिन वो हम दे नहीं सके। तो ये शायद 2023 की बात तो नहीं होगी, ये तो शायद उससे पहले भी बात होगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई या लगी हैं, या इंपोर्ट बिल हमारा ज़्यादा है, तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए, पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकली भी ये ख़ित्ता जो है वो ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे आगे था, अगर आप सब कॉन्टिनेंट को देखें, और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन और आज भी ठीक ठाक ग्रेन प्रोडक्शन की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस और किस्म के हैं ना। असल में यहाँ की आबादी की स्पीड, बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। कहने को तो कहते हैं कि 3% है, लेकिन मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सेंसस किस तरह डाटा कलेक्ट करता है इस पे सबको डाउट्स रहते हैं।
अच्छा। लेकिन अगर 3% भी हम मान लें तो पर एनम 45 लाख की आबादी ऐड हो रही है सही। पाकिस्तान में, और यही 45 लाख बच्चे जो हैं और 10-15 साल में ये फुल फ्लेज फूड कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जो भी आपकी एक इंसान की रिक्वायरमेंट होती है। और पाकिस्तान फूड प्रोडक्शन के अंदर उस तरह ग्रो नहीं कर रहा, हालांकि ज़मीन भी है, पानी भी है और एपिटाइट भी है, और यहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद वाबस्ता भी है इस शोबे से, यानी कि ज़राअत के शोबे से। आज भी हम कहते हैं जी कि देहाती इलाके में 60% लोग की आबादी रहती है। तो ये सब होने के बावजूद पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उसकी रीज़न यही है कि सिर्फ एग्रीकल्चर स्टैंड लोन बेस पे तो आपका मसला हल नहीं करेगी। आजकल अगर आपने दुनिया में रहना है तो आपको पूरी दुनिया के साथ मिल के रहना है, वहाँ से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट भी करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना है। तो आपने डायनेमिक्स ऐसे क्रिएट करने हैं जो कि आपको अलाइव रखे। सही। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि वो फूड प्रोडक्शन के अंदर रिसर्च ना होने की वजह से, एक वक्त था कि रिसर्च होती थी और पाकिस्तान के जो ग्रोथ पैटर्न है वो आबादी के साथ साथ चलता था, लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान $16 बिलियन की फूड से रिलेटेड आइटम्स को इंपोर्ट करता है। 16 और बिलियन अगर आप डॉलर। इसका पिछले 20 साल का डाटा उठाएं तो ये हर साल ग्रो कर रहा है, अच्छा। हर साल एक स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो 6-7 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट थी, आज आप 16 बिलियन पे चले गए। और अगर आप अपने पूरे इंपोर्ट मिक्स को उठा के देखें तो ये आपका ऐसा है जो इन इलास्टिक है। मतलब अगर आपने ये सोचा कि हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, डॉलर बचाए जाएं, तो आप फूड आइटम्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, लोग मरना शुरू हो जाएंगे या लोगों की। अब आप कोई कहता है चाय हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने आती होगी, कई लोग बात करते हैं, लेकिन चाय को अगर आप उठा के देखें तो मुश्किलों से $500 मिलियन की चाय हम लेते हैं। कितना कट कर लेंगे? आधा कट कर लेंगे तो $250 मिलियन की आ जाएगी। तो इससे पूरे ओवरऑल आपके इंपोर्ट बिल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये देखना है कि हम इसको सस्टेनेबल कैसे करें। अब आप देखें कि नीदरलैंड्स का आपने नाम सुना होगा, ये छोटा सा मुल्क है और ये आपके गिलगित बल्तिस्तान के साइज़ का मुल्क है। अच्छा। आबादी भी बहुत छोटी है। इन्होंने डैम बना के वहाँ पे कल्टीवेशन की है और वहाँ पे ग्रेन्स उगाते हैं। इसी तरह ये टेरेस ग्रेन्स का एक तस्वुर लेके आए हैं। ऐसे ही ये टावर्स के अंदर जो रोज़मर्रा ज़रूरत की आपकी चीज़ें होती हैं, वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया भी नहीं है इसमें और चाइना भी नहीं है। पाकिस्तान कहता है अपने आप को, बांग्लादेश भी नहीं है। ये दूसरा बड़ा है, पहला बड़ा जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इतना छोटा सा मुल्क कैसे कर रहा है? इसके अलावा और भी छोटे मुल्क हैं जो अपनी ये जो उनकी लिमिटेशंस हैं वेदर की और उनके रिसोर्सेज की, उसके होते हुए वो ग्रेन प्रोडक्शन भी अचीव कर रहे हैं, अपने लोगों का पेट भी भर रहे हैं और पूरी दुनिया को भी सप्लाई कर रहे हैं। आप देखें यूक्रेन से आपको गंदम आती है, आज भी हम यूक्रेन से लेते हैं। तो पाकिस्तान में क्या कमी है इन चीज़ों को करने की? असल में ऑटोमेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाती, और जो आपका किसान जो इस शोबे में काम करने वाला तबका है वो अनपढ़ है, वो नई टेक्निक्स को वेलकम नहीं करता, वो पुरानी टेक्निक्स को ही लेके चलना चाहता है। और जब वो उसको वेलकम करता भी है तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मरूनी मिन्नत होता है, वो जो उसको कहेंगे उसके हिसाब से वो चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर इस तरह का काम नहीं किया गया कि हमारा किसान उसको समझ सके और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और दूसरा फिर सपोर्ट सर्विस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए, वो भी उस किस्म की नहीं है। तो ये 16 बिलियन का जो इम्पोर्ट बिल है, इसको हम किसी तरीके से रिड्यूस कर लें, जितना भी कर लें, जितनी भी फ्रैक्शन ऑफ दैट हम उसको रिड्यूस करने की बात कर लें, तो उतना ही आपके ऊपर पर एनम आपकी जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो कम होती चली जाएगी। और एक्चुअली मेरा तो तज्जिया ये है कि फूड के ऊपर जो इम्पोर्ट के ऊपर आप जो अपना पैसा ज़ाया करते हैं, डॉलर ज़ाया करते हैं, ये अगर आप ज़ाया करने को ख़त्म कर दें, ज़ीरो पे ले आएँ, तो आपको बोरिंग की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी। मतलब अगर आप जो अभी आपने परसेंटेज बताई फूड बिल की ऑफ द इम्पोर्ट बिल, दैट्स अराउंड 16 बिलियन ऑल आइटम्स। अगर आप वो ख़त्म कर दें, वो खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दें या अबंडेंस में ले जाएंगे, थोड़ा आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। एक्सपोर्ट तो अब भी हम करते हैं, लेकिन वो शुगर की आप स्टोरियाँ सुनते रहते होंगे। इवन
ये ग्रेन भी हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट, जैसे चावल आप एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ, $2 अच्छा बिलियन खासा कर रहे का हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं आप, अच्छा खासा चावल ठीक है एक्सपोर्ट ना। कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक्सपोर्ट्स में आता है, जैसे टेक्सटाइल है, इस तरह चावल बड़ी अभी एक्सपोर्ट में आता जीवन है। भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, गार्लिक की वो हाँ, देखने। तो लेकिन आप फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, दालें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, गंदम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम्म, इसी तरह तेल, एडिबल ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम्म, ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। चाहे तो बात हो गई, हम्म, पॉइंट कहने का ये है कि ये सब चीज़ें आप यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कहा 4 सीज़न्स हैं, 4 सीज़न में आप ये सारे काम कर सकते हैं। सारे कर जी, सकते जी। हैं। और तो इसलिए ये है लो हैंगिंग फ्रूट, एक बहुत टर्म यूज़ हो रही है आजकल हम्म, कि वो क्या है? हम्म, 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान इसके अंदर मिरेकल्स अचीव कर सकता है। अच्छा, अपनी एग्री, क्योंकि हम बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हम्म, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हमें बेसिक टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज करनी है, थोड़ा सा फार्म क्रेडिट को फ़रोग देना है, दूसरा उनको बिजली देनी है, उनको ट्यूबवेल्स लगा के देने हैं, जो लग भी रहे होते हैं, ऐसा नहीं है ये काम नहीं हो रहा होता। इतनी बड़ी एग्रीकल्चर कम्युनिटी मौजूद है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन कब ये करनी है, उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, ये छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, इनको आप हल करें, तो 1-2 साल के अंदर तो एज़ ए फर्स्ट स्टेप हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज़ कर सकेंगे। हम्म, लेकिन लॉन्ग टर्म भी है, फिर अगले 25-30 साल तक का आपको प्लान बनाना है कि इस इतनी बड़ी आबादी को, जो कि अगले 8 साल के अंदर 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी, हम्म, तो उसको फीड कैसे करना है। और अगर हम उसको फीड नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ पे तो इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है। हम्म, तो ये तो वाकई इस वक्त सबसे बड़ा क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है पाकिस्तान के लिए, हर हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी, और आपके ट्रेड बैलेंस के हवाले से भी, और आपके लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से भी। तो हम वैसे इसमें गलत नहीं होगा कि उस नैच पे पहुंच गए हैं कि अगर हम खुद करना नहीं भी चाहें तो अब करना पड़ रहा है कुछ चीज़ों को। वैसे तो एग्रीकल्चर पे बड़ी एक रियासत ने इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, कमेटी भी बनाई, और इस पे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में काम आ रहा है। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट आज का टॉपिक है, जिसकी तरफ मैं जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक आधा सवाल करूँगा, तो वो अल्टीमेटली टॉपिक यही है कि शायद आई बिलीव कि हम शायद चीज़ें हमारे पास मौजूद भी हैं, हमें बेचने का तरीका नहीं आता, या उस पर कारोबार करने का ये वो माइंडसेट नहीं है। प्रोडक्शन तो डेफिनेटली बढ़ाने के लिए एक पूरा एजुकेशन सिस्टम, फिर पॉलिसी मेकर्स का किरदार कि वो किसान को उतना एम्पावर करें, उनको आजकल जिस तरह डिजिटली इंक्लूजन की तरफ लाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। वैसे मैं एक आधा स्टार्टअप को देख रहा था अभी, कुछ एग्री टेक में काफ़ी काम हो रहा है, कॉनकेव एग्री इज़ वन ऑफ देम। वो किसान को थ्रू वीडियोस भी गाइड करते हैं, उनको कहते हैं तस्वीर खींच के आप, ये सॉइल टेस्टिंग गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो वो उसकी रिपोर्ट शेयर करें, उस पर वो हेल्प करते हैं कि जी आप जिस एरिया में ये सीड यूज़ करें या ये टेक्निक्स यूज़ करें। तो आई थिंक अगर प्रोडक्शन बढ़ाई जाए तो इंसान मार्स पे भी चला जाए तो उसने खाना पीना तो है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखें तो हम वी डोंट हैव एन आर्ट ऑफ सेलिंग दीज थिंग्स। मतलब वो अक्सर बात होती थी कि पाकिस्तान गालमन 5वां बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री था, किसी ज़माने में पढ़ा है हमने। तो उस वक्त भी हमारे एक बड़े उस्ताद थे, वो कहते थे जी कि तो तुम लाख रुपए की कॉटन बेचते हो, वो 10 लाख की शर्टें बना के वापस बेच देते हैं, तो इम्पोर्ट बिल और वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो फ़र्क हो गया। तो वैल्यू एडिशन इज़ काइंड ऑफ वन थिंग जो लॉन्ग टर्म में हमें शायद लेके चलनी है। लेकिन आपने जो फार्मूला दिया है वो समझ आता है कि फिक्सिंग द बेसिक्स वाला है ना, कि ज़रात को आप फिक्स करें, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका एक काफ़ी लंबा पीरियड रहा भी, तजर्बा भी रहा, वो है रियल एस्टेट का। हम देखते हैं कि जब हमारी रियासत कुछ फिक्स करने की कोशिश करती है, वो कहती है रियल एस्टेट में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएँ, ठीक है। और अब उसका तो डायरेक्ट एक प्रोपोर्शन शायद ज़रात पे चला जाता है कि आपकी ज़री ज़मीनें कम होना शुरू हो जाती हैं। वो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती भी है, क्या वो उस फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने से मीशत की तरफ बेहतरी आती है या नहीं इसका आती? फ़र्क पड़ता है। अच्छा, रियल एस्टेट एक स्टिग्मा सा बनता चला जा रहा है। अच्छा, और जब भी हम बात करते हैं रेवेन्यू इंक्रीज़ करने की, टैक्स लगाने की, या फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज़ करने की, तो ये 2-3 शोबे ऐसे हैं जिसके अंदर पैसा आता है, और रियल एस्टेट इज़ टॉप ऑफ देम ना। उसकी रीज़न है, पाकिस्तान में जो हाउसेस की सप्लाई है, या रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, या उसके बाद उनके ऊपर घरों की जो सप्लाई है, वो शॉर्ट है। तो 1 अच्छा, करोड़ घर कम है पाकिस्तान में, जो उसकी आबादी है उसके हिसाब से देखा जाए। इस 1 करोड़ घरों तक को अचीव करने के लिए आपको हर साल कितने घर चाहिए? तो अगर नहीं है, तो इसका मतलब है आपका रेंटल भी ज़्यादा होगा, आपकी प्रॉपर्टी की
जो के ऊपर स्पेकुलेशन भी ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और उसके बाद अगर आपके सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो इस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, अब आप देखें DHAs हैं, बहरिया टाउन है, ऐसी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, ये अच्छी सोसाइटीज़ हैं। अब इन सोसाइटीज़ में हर कोई जाना चाहता है, इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और सोसाइटीज़ और भी हैं। अच्छी बात यह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इनके अंदर कंपटीशन आया और ये सब एक से एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। लेकिन इनके अलावा देखा जाए तो जनरल पब्लिक शहरों के अंदर रह रही है, जहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं, पुराने ज़माने का स्टाइल है, तो वो भी मौजूद है। तो बात यह है कि जहाँ पे सप्लाई कम होगी और जहाँ पे फिर सेग्रीगेशन या डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल बन जाएगा। आप इसके हवाले से लोगों को क्यों दूर करना चाहते हैं? लेकिन ये ज़रूर है, आप देखो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर रियल एस्टेट कितना अट्रैक्टिव, चाइना के अंदर, हाँ चाइना के अंदर बड़ा काम कितना हुआ अट्रैक्टिव पिछले चीज़ है 5 ये। साल। लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो इन्वेस्ट करे और ऐसी जगह करे जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न अच्छा आना शुरू हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें और या कोई सर्विसेज ऐसी दें जो हाई एंड किस्म की सर्विसेज हों और उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें। और दूसरा तरीका ये भी है। तो ये पूरा बुके है, इस बुके को अवेलेबल रहना चाहिए। किसी एक को स्टिग्मेटाइज करके जनाब ये अच्छा नहीं है, फलां है, और सारा पैसा फंस जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट के अंदर सारा कुछ नहीं जाना चाहिए, उसमें वाकई पैसा फंसता है और उसका यूज़ नहीं होता। अब मैं वैसे ही आपको एक डाटा आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप देखें कि पिछले 1-2 साल के अंदर आपने स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ देखें इन्होंने नोट कितने छापे हैं। अच्छा। या इन्होंने करेंसी कितनी अवेलेबल की है और उसको आप अपनी GDP से डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि ये इसका जवाब 2-2.5 आता है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये मनी वेलोसिटी बन जाएगी। अब मनी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द मनी है, वो आपकी कम है। इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं, आपस में लेन देन कम हो रहा है। तो ट्रांजैक्शंस जहाँ पे कम होंगी वहाँ पे बिज़नेस कम होगा, जहाँ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगे वहाँ बिज़नेस ज़्यादा होगा। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इसका इशू ये है कि यहाँ पे लेन देन कम है। लेन देन क्यों कम है? क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, या कैश रखा हो अपने पास। तो आप टेक्नोलॉजी जोन लॉन्च करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉन्च करते हैं, वो भी स्पेकुलेशन की नज़र हो जाता है। वहाँ पे भी प्लॉट्स को सेल परचेज़ करना शुरू है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली है कि हम इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो अब मुमकिन बना रहे हैं इस चीज़ को कि वो स्पेकुलेशन को रोका जाए। लेकिन रिटर्न अगर इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, अब कोई शख्स कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जाता है, जिन इम्पेडिमेंट्स से उसको गुजरना पड़ता है, जिन मुश्किलात से उसको गुजरना पड़ता है, वो कानों को हाथ लगाता है। वो कहता है मैं मुश्किलात, अगर हम एक उसको तो one by one लेके चलें, impediment। उसको सेटअप करना। देखें, उस सबसे पहली बात तो ये है कि वो आइडिया जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है, वो आइडिया क्या था, उसने किससे देख के, किससे इम्प्रेस होके ये काम शुरू करने की बात की। अब उसके बाद रेगुलेटरी रिजीम उसको कितना सपोर्ट करती है इसके अंदर, और वो कहाँ से पैसा फाइनेंस रेज कर सकता है, पैसा ला सकता है, और उस पैसे उसके लिए उसके रिश्तेदार तो उसको देंगे, उसके दोस्त यार देंगे, उसका अपना पैसा होगा, लेकिन आपका बैंकिंग सेक्टर कितना सपोर्ट करता है। अब बैंकिंग सेक्टर आपका इस तरह की चीज़ों में सपोर्ट ही नहीं करता। आप उसके पास चले जाएं लोन लेने के लिए, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई इदारा या इस तरह की कोई बड़ी कंपनी उनसे लोन ले ले। ये छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोन ना लें, क्योंकि उसके ऊपर उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो बैंकिंग सेक्टर इसमें काफ़ी हद तक फेल हुआ है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लोग हैं, या स्टार्टअप्स टाइप लोग हैं, या कोई ख़ुद से अपनी मदद आपके तहत अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है और अपना रोज़गार बनाना चाहता है, उसको सपोर्ट करे। फिर उसको सपोर्ट कौन करता है? उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त यार, या ख़ुद अपने पैसा कहीं से लाता है। अब उसका रिस्क सबसे बड़ा होता है। अगर वो फेल होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, या उसका पैसा ज़ाया होगा, ख़ानदान टूटते हैं, इशूज़ आते हैं। तो अब इस जगह पे उसको सपोर्ट, अब कई इदारे मौजूद हैं। देखिए, हम जब भी किसी मसले को डिस्कस करते हैं ना, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कस कर रहे होते हैं कि इदारा तो मौजूद है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का इदारा मौजूद है। अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएँ तो बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उसके अंदर उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी रखी हुई है, ताकि कोई शख्स देखे, अगर उसने कोई भैंसों का बाड़ा बनाना है फ़र्ज़ करें, वो देखे कि क्या उसको पैसा चाहिए। लेकिन क्या आपके लोग इस काबिल हैं कि वो उसको पढ़ के कोई फ़ैसला कर सकें? मतलब
अगर आप कहेंगे 100 लोग आते हैं और 20% लोग ये काम कर सकते हैं, मेरा ख्याल है 80% लोग काम नहीं कर सकते। अच्छा 80% लोग उस रिपोर्ट को पढ़ ही नहीं सकते, वो फिगर आउट ही नहीं कर सकते वहाँ से कि उसने क्या करना है, वो रिपोर्ट आपको क्या बताना चाह रही है। रिपोर्ट तो जनरलाइज्ड होती है। इस तरह और भी आपके कंसल्टेंट्स हैं, आपके पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम उस स्टेज पे जहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, प्रिलिमिनरी स्टडी क्या चीज़ होती है, रिसर्च क्या होती है, फिर पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे को महफूज कैसे किया जाएगा, पार्टनरशिप होगी तो पार्टनरशिप डीड कैसे लिखी जाएगी, कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा, आपस में लड़ाई होगी। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आप लोगों की तरफ से देखें तो उनके लिए मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि इदारे मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको कोई सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से वो शुरू तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, कुछ अरसे बाद 1 ईयर डाउन द रोड, 2 ईयर डाउन द रोड उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो कहता है जी मैंने कौन सी बड़ी गलती कर ली। और आम तौर पे ऐसे बिज़नेस ख़ानदानों की बुनियाद पे ही चलते हैं, जो जद्दी पुश्ती चले आ रहे हैं, बच्चे भी वही काम करते हैं और जो टेक्निक्स उनके वालिदैन उनको सिखाई होती हैं, कोई जदीद उलूम का कोई अमल दखल नहीं उसके अंदर, यूनिवर्सिटी की डिग्री का कोई अमल दखल नहीं उसके अंदर। अब मैं भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, आप भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, आप अपनी यूनिवर्सिटी के करिकुलम याद करें। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का मैंने MBA किया है। अब वहाँ पे जितनी भी बुक्स पढ़ाई जाती थी और जितना भी हमारा करिकुलम था वो सारा अमेरिकन था, अमेरिकन ऑथर्स से, और जितनी भी केस स्टडीज़ हमें पढ़ाई जाती थी वो अमेरिकन बेस्ड जो बिज़नेस के इश्यूज़ थे उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी। और हमें जो अंडरस्टैंडिंग थी टैक्स लॉज की या हमें अंडरस्टैंडिंग थी बिज़नेस लॉज की, वो भी अमेरिकन या यूके की थी। वो अलग बात है, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कॉपी किया हुआ, लेकिन हमारी अपनी पेक्युलर इन्वायरमेंट है, यहाँ की मखसूस हालात हैं, उसके हवाले से आप अपने स्टूडेंट को क्या बताते हैं। लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की एज के अंदर कभी भी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की जो पाकिस्तान के बारे में हमें कुछ बताए या हमें इस पाकिस्तान के हवाले से, इसकी मार्केट के हवाले से तैयार करे। अब जब मार्केट में है, आमतौर पे आपने एक बज़वर्ड या एक स्टेटमेंट आमतौर पे जो बिज़नेस के अंदर होते हैं, पढ़ लिख के आए होते हैं, उनसे सुना होगा कि यार वो थ्योरी होती है जो हम पढ़ते हैं MBA में या अपनी यूनिवर्सिटी में, और असल में तो वो किताबें उस वक्त पढ़ के हम डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनका कोई ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से नहीं है। तो ये चैलेंज है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आप अच्छे आप IMF से डीलें कर लें, आप अपनी फिस्कल पॉलिसी को ठीक कर लें, आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरनल डेफिसिट के मसले को हल कर लें, वक्ती तौर पे कर लें। पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, आगे भी कर लेगा, और अपनी जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को बढ़ा लें किसी भी तरीके से, आप चलते रहेंगे। लेकिन आपका जब तक नौजवान या जो ऑन ग्राउंड मौजूद लोग हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक आप इसी रिग्मा रोल में फंसे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल आपकी ये जेन्युइन बात है कि मैं स्मेडा की मैं खुद बैकग्राउंड ACC हूँ, तो उसको स्टडी करने के लिए एक ख़ास आपके पास स्किल सेट चाहिए। एक अगर वो आम बंदा से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिज़नेस करना चाहे और ख़ास तौर पे बिल्कुल बेसिक एग्री में कुछ काम करना चाहे, या नॉर्मल हम आम आदमी की बात करते हैं उस पर करें, लेकिन उसमें मेरे एक सवाल इस तरह पैदा होता है कि देखें, जो अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी को या उसके सब सेक्टर्स को, ठीक है, और आप एक समझते हैं कि अल्टीमेटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट देख रही होती है कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं और मैं इसको इस डायरेक्शन पे लेके जाना चाहती हूँ, और तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स अचीव करने चाहिए। तो इसकी एक एग्जांपल आती है कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो एक लिस्ट ऑफ जॉब्स या ऑक्यूपेशंस बताते हैं कि ये इसमें हम शॉर्ट हैं, ठीक है, और हमें इस तरह के बंदे चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें एग्रीटेक के बंदे चाहिए, हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए, और वो पब्लिश कर देते हैं और वो मल्टीपल चैनल्स से लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आवाम जो है वो कहती है कि ये इसका फ्यूचर है, इस तरफ काम करें। तो वो एक जब स्ट्रेटजिकली स्टेट की तरफ से कोई इनिशिएटिव आता है तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिशरी स्टेट ही होती है कि आवाम उस चीज़ के पीछे जाती है। पाकिस्तान में मुझे कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, जिस तरह वो बेसिक्स को फिक्स करने की बात की, उस पर शायद SIFC का जो क्याम हुआ, वैसे उसके बारे में आपकी क्या राय है? SIFC एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये इशू है, आप ये देखते होंगे पिछले 10-20 साल में हमने ऑब्ज़र्व भी किया, और हमेशा से, बल्कि पाकिस्तान तो जब से बना तब से, जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, किसी स्ट्रक्चरल इशू में फंसते हैं,
तो हम उसके पैरेलल एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। और वो उसमें एंथुजियास्ट लोग होते हैं, उसमें मेहनत करने वाले लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, काम करते हैं। और पाकिस्तान को कई दफ़ा ऐसे लोग मिले हैं और वो एक स्टेप आगे ले गए हैं पाकिस्तान को। SIFC में भी ऐसे ही लोग होंगे और मौजूद हैं, हमें पता है, और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो इनहेरेंट नहीं है। पाकिस्तान के इंडिजीनियस जो रिसोर्सेज हैं, एक स्ट्रक्चर है पूरा गवर्नेंस का, उसका हिस्सा नहीं है। उसके पैरेलल एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया और उसके अंदर ज़ाहिर बात है वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आज की डेट में कर रहे हैं। कल इनका जो रूहें रवां है, इसको चलाने वाला है, वो दाएं बाएं होगा, साइड पे हो गया, हाँ वो इंजन साइड पे हो जाएगा, तो कोई नया आएगा तो वो अपने नए अंदाज से इसको ले लेगा। और ऐसे हमने देखा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर आमतौर पर धड़ाम से गिर जाते हैं। आपको याद होगा कि वावडा के अंदर भी ये काम हुआ था बिलिंग के ऊपर, FBR के अंदर भी इस तरह बिलिंग के अंदर आए थे कि उसकी हम टैक्स को किस तरह इंक्रीज़ करें। कस्टम्स के अंदर भी इनको लगा दिया गया था, आर्मी की तरफ से लोग आ गए थे। तो वो उस वक़्त जब लगाया गया था उस वक्त अच्छा रिज़ल्ट आया था, लेकिन जो ही रिजीम चेंज हुई है उसके बाद वो जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। फिर बड़ी मुश्किलों से आर्मी को वहाँ से निकाला है। ऐसे ही हम मिलिट्री कोर्ट्स का देख लें, कोई भी चीज़ जो आप पैरेलल खड़ी करेंगे रिजल्ट्स देती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। और वो आपकी गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, आपके लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको मैच्योर नहीं होने देती। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है। अब रही SIFC की बात, जो एग्रीकल्चर के अंदर ये काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर काम कर, मैं समझता हूँ ये रिजल्ट्स देगा। वजह यह है कि ऑर्गेनाइज्ड हैं, वजह यह है कि इनके लिए उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना आसान है, बैंक्स के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, और दूसरा इनके पास पढ़े लिखे लोग हैं। इनकी जो टीम्स हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब पढ़े लिखे लोग होंगे, सब क्वालिफाइड लोग होंगे। उनको पता होगा कि उन्होंने बैंक से कैसे बात करनी है, उनको पता होगा उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर से जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनसे क्या बात करनी है, उनको पता होगा उनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उनको किस क्वालिटी की यहाँ पे प्रोड्यूस देनी है, उनको पता होगा इक्विपमेंट लेना है तो कहाँ से लेना है, उनको हर चीज़ का पता है। इसलिए वो बड़े एफिशिएंटली ये काम कर लेंगे। लेकिन इनके इस सारे काम का नतीजे में जो टेक्निक्स ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो इक्विपमेंट ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो पेपर वर्क ये अचीव करेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा आपके एक आम किसान को कैसे है जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है। वो बेचारा तो अपना पानी उसका चोरी हो जाए तो उसका मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकता, और अगर वो बेचारा अगर उसका पानी उसको ना मिल रहा हो तो उसके लिए उसको कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। अगर वो कमज़ोर है तो, अगर वो किसी पार्टी का है तो अलग बात है, लेकिन अगर कमज़ोर है तो वो उसको धक्के खाने पड़ते हैं, वो अपना गन्ना नहीं बेच सकता टाइम पे, तो वो इनसे कैसे कम्पीट करेगा। तो मज़ा तो इसका उस वक्त आएगा कि जब हमारा किसान भी जो आम किसान है वो इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाए। अब ये कैसे उठाता है, अभी मुझे पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर को लोन मिला है, एग्री लोन, उसमें अभी रिसेंटली 100 बिलियन रुपीज़ का लोन इनको मिला है। अब इन्होंने इसी तरह इक्विपमेंट के लिए कोई $34 मिलियन भी लिए थे। उसकी बात अगर वेबसाइट पे आप इनके यूट्यूब चैनल में जाएं तो वहाँ पे नज़र आता है। तो इनको तो पैसे मिल रहे हैं, एक आम किसान का क्या बनेगा। तो हम देखते हैं कि अब आगे बढ़ेगा मामला तो हमें पता चलेगा कि SIFC इसको कैसे कनेक्ट करता है, और ये एग्रीकल्चर के अंदर जो इनकलाब लाना चाह रहे हैं उसको कैसे कनेक्ट करता है। अब आप देखें इनका काम क्या है, बाहर से जो इन्वेस्टर आएगा उसको चाहिए ज़मीन ये दे देंगे, और उसको चाहिए पानी भी दे, 2 काम इन्होंने करने हैं, पानी और ज़मीन देनी है, बाकी सारा पैसा वो लेके आएगा। अब बताओ कि पानी और ज़मीन ये ले लेंगे, प्रायोरिटी तो उनको मिलेगी ना, जो आसपास का किसान होगा वो तो प्यासा मरेगा। और इस SIFC को, इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए ये करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। लेकिन उस किसान का क्या, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने उनको भी ऊपर लेके आना है। अगर हम सब्सिक्वेंटली भी लेके आए उनको तब भी SIFC का मकसद पूरा हो जाता। और अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर SIFC एक वक्ती तौर पे आपको एक एक्सीलेंस का एक स्टंट फील होगा, और शायद 5-6 साल में काफ़ी कुछ आपको रिजल्ट भी दे दे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जो इस पर पहले भी बात हुई कि मतलब डाउन द लाइन आपने जाना है और अपना जो किसान है उसको अपलिफ्ट करना है, उसको एजुकेट करना है, ठीक है, और उसको उतने ही मौके देने। वो हम जिस तरह बात करते हैं वन विंडो सोल्यूशन की, तो वो मुझे बड़ी उसमें आता है कि इस्लामाबाद में मौजूद शहरियों के लिए हर चीज़ में वन विंडो सोल्यूशन मौजूद है। तो यही वन विंडो सोल्यूशन जो आपके जो देही इलाकों में लोग मौजूद हैं और जो आपकी रीढ़ की हड्डी मीशत की हैं उनके तक भी आई थिंक ये वन विंडो ऑपरेशन भी या सोल्यूशन भी ना, ये मैं तो समझता हूँ चौंचले हैं। अच्छा, अब वो वन विंडो जो भी इदारा लेके चलता है
जिस तरह आप एक साइल के तौर पे जाते हैं कहीं पे फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोई भी मसला हल करने के लिए, तो अब वो इदारा जाएगा और उस इदारे के क्या ताल्लुकात हैं, उसमें कौन बैठा हुआ है, कितना उसके अज़म और हौसला है वो मुकाबला करने का, और कितने लोगों को एप्लीकेशन को वो प्रोसेस कर सकता है। वन विंडो नहीं होना चाहिए। तमाम इदारे एफिशिएंट होने चाहिए इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द पब्लिक हूसोएवर इज़ कमिंग इन फॉर सर्टन कॉज। तो बात यह है कि वन विंडो करके हम उस काम को कंप्लीट करने में एक लेयर और ऐड कर देते हैं। अब वन विंडो वाले को कौन देखे, ठीक है ना, फिर उसके लिए आप वो पोर्टल बना देते हैं। अब पोर्टल में आपने भी कंप्लेंट्स की होंगी, मैंने भी की हैं, वो कैसे डील होती हैं वो भी एक मज़ाहिका खेज़ अमर है, वो भी एक अलग स्टोरी है। और इसमें कोई शक नहीं काम हुआ है, लेकिन वो काफ़ी लोगों को इश्यूज़ भी हैं, रिलीफ भी मिला काफ़ी, और वो भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं अब स्टक हो तो ये गया। सारा काम गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, हर डिपार्टमेंट को उसी तरह फील करना चाहिए। कोई स्पेशल हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल के हम कहेंगे जी ए सारे पैड़े ने तो ए वाला बंदा काम करेगा जी, सही है। ठीक तो ये सारे मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन डेफिनेटली हम इन चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटीज़ भी तो देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा फूड शॉर्टेज का मसला है, तो क्या फूड शॉर्टेज के अराउंड कोई बिजनेस नहीं हो सकते? ठीक है, वो मतलब जो बिज़नेस कर रहा है उसका भी फ़ायदा हो रहा है और कंट्री का मसला भी हल हो रहा है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं रिगार्डलेस ऑफ चैलेंजेस, और डेफिनेटली उस पर हम बात कर सकते हैं कि वो कैसे ओवरकम करें, लेकिन वो कौन से सेक्टर्स हैं या वो कौन सी काइंड ऑफ होता है ना कि 4 ऐसे आइडियाज़ जिसमें आप बिज़नेस करके एक मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं, अपनी भी खिदमत कर सकते हैं। भाई पाकिस्तान में तो हर वो बिज़नेस आपको करना चाहिए या उसको प्रमोट, और गवर्नमेंट की टेंडेंसी भी है। देखें हमारी गवर्नमेंट में बड़े इश्यूज़ हैं, हमारे इस गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में बहुत इश्यूज़ हैं, और हम कहते हैं जी अंग्रेज़ों के ज़माने की ब्यूरोक्रेसी और ये वो। अब ये आप 1-2 सालों में ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए और 20, 25, 30 साल चाहिए, पूरी एक नस्ल चाहिए जिसको ये काम करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे कंसिस्टेंसी का वर्ड तो यूज़ किया जाता है लेकिन होती नहीं है। ये बहुत मुश्किल है इसको अचीव करना कंसिस्टेंसी को। इसलिए लेकिन एक काम है, मरता क्या ना करता, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है या गवर्नमेंट है या डिसीजन मेकर्स हैं, उनको कुछ काम हालात के जबर की वजह से करने पड़ते हैं, और डॉलर कमाना इज़ वन ऑफ देम। सही। अब डॉलर कमाने से रिलेटेड जो भी काम होगा वो उसको होने देंगे, उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे या उसमें अपनी न्यूसेंस वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। वो तो वेलकम करेंगे, यार ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम कर रहा है, या दूसरा डॉलर बचाने का कोई काम हो, ठीक है ना। अब हम अपने नौजवान को इंसेंटिव दें कि वो एग्रीकल्चर की तरफ जाए, डॉलर बचाने का काम है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एग्रीकल्चर में तो होनी भी चाहिए। एग्रीकल्चर आपका मुल्क ऐसा है, राइटली प्लेस्ड है, राइटली सीजनड है, कैसे पानी भी मौजूद है, 4 सीज़न भी, कोई कहता है 12 सीज़न है, कई लोग कहते हैं, कई किस्म की बातें करते हैं ना, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। सही। और बहुत बड़ी जगह है और लोग हैं और सदियों से इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। अब आप देखें एक बात बार बार हो रही है कि जी एग्रीकल्चर टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स की बात जहाँ तक है, हर चीज़ पे, हर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। सही। और किसी भी सेक्टर को आप प्रिविलेज सेक्टर ना बनाएं। अच्छा। आप देखें आपका जो बजट है उसके अंदर तकरीबन 1000 या 1 ट्रिलियन रुपीज़ की तो सब्सिडीज़ हैं, ठीक है ना, और या ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स और सब्सिडीज मिला लें तो 1.5 ट्रिलियन बन जाता है। बिल्कुल बनता है, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी आप पैसा लगा रहे हैं एनुअल बेस पे, तो इस किस्म के शोबे तो बिल्कुल ख़त्म, और सारे इसी तरह के शोबे हैं, कोई एग्रीकल्चर है, कोई बिजली है, तो कोई खाद का शोबा है, इस किस्म के शोबे पे लगाया हुआ है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करें ताकि अब बजट के ऊपर प्रेशर कम हो और हर बंदे को पता हो कि वो जो कमाएगा उसमें से उसको शेयर देना है, टैक्स देना है, ठीक है। और डाउन द रोड इन द प्रोसेसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर इन असेसिंग दैट पर्टिकुलर सेक्टर, आप ये फैसला करेंगे कि हमने इस सेक्टर को सपोर्ट करना है और उसको सब्सिडी से या ग्रांट से सपोर्ट ना करें, ठीक है ना, उसको पॉलिसी से सपोर्ट करें। उसको पता हो कि मेरे लिए स्पेशल पॉलिसी है, इंपोर्ट ड्यूटी मेरी इक्विपमेंट पे ख़त्म कर दी गई, फ़र्ज़ करें, या मुझे फ़लाँ इंसेंटिव दे दिए, मेरी बिजली का रेट कम कर दिया गया, या इस किस्म का कोई इंसेंटिव, लेकिन वो इंसेंटिव डाउन द रोड जब वो परफॉर्म करे, या मैंने जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट की उसका डॉलर आया पाकिस्तान के अंदर
वो नज़र भी आ रहा है, टैक्स तो क्रेडिट उसके मिल ऊपर जाए, आपको क्रेडिट मिल जाए, टैक्स क्रेडिट हाँ, उस डॉलर के अगेंस्ट मिल जाए। हम्म, तो इस किस्म के ये चीज़ें, इस किस्म के फार्मूले मौजूद भी हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हैं। हम्म, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिजीम की वजह से क्या होता है कि वो जो अनपढ़ या नीम पढ़ा लिखा, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। मैंने अभी कुछ लोगों के साथ काम किया, ये जो कोयले की इंपोर्ट के अंदर, और इसको सीमेंट फैक्ट्रीज़ में वो देते हैं, इस तरह टेक्सटाइल मिल्स वगैरह के अंदर देते हैं। वहाँ जाके मैं हैरान हुआ बहुत ज़्यादा कि टेक्सटाइल मिल्स या सीमेंट फैक्ट्रीज़ वो सेल्स टैक्स इनवॉइस मांगती हैं उनसे, अच्छा, कोयले वालों से, अच्छा, और वो देते भी हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि 5% जो इस पूरे सेक्टर के अंदर 5% ऐसे लोग जो इंगेज हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ, वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स बेचते हैं, वो कोयला नहीं लेके आते। कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गई, और ज़्यादातर जो लोग हैं, हाँ, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गई, और ज़्यादातर लोग कौन हैं, वो उनसे जाकर रुजू करते हैं। अगर उन्होंने कोई अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका से कोयला मंगवाना, तो उनसे रुजू करते हैं जी कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स बना दें, वो डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, और उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। तो उनका प्रॉफिट मार्जिन वहीं पे कम हो जाता। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमारे पाकिस्तान में स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना मुश्किल है, और ऐसा है कि वो बेचारे नीम पढ़े लिखे लोग उस तक जा ही नहीं पाते। आप उनको जाने दें वहाँ पे, अच्छा, उनके लिए आसान करें। अब एफबीआर की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं 20 साल से एफबीआर को भी देख रहा हूँ, एफबीआर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा। एफबीआर ने बहुत इम्प्रूव किया अपने आप को, और जो उनका सॉफ्टवेयर की साइड है या पोर्टल उनकी बड़ा जो अच्छा हो गया, पोर्टल है, ये साइड बहुत इम्प्रूव की है। लेकिन आज भी अगर आप उर्दू में चले जाएँ, उर्दू को ऑप्ट करके अपनी टेक्स्ट रिटर्न फाइल करना चाहें, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं। और इवन हम जैसे कंसल्टेंट जो ये टैक्स फिल करके देते हैं, वो भी उर्दू में कंफ्यूज होते हैं, हम इंग्लिश की तरफ चले जाते हैं, हाँ, कि उर्दू सिर्फ कहने को कि जनाब एक बात हो गई, एक एडवर्टीजमेंट पॉइंट बन गया कि जी हमने तो इसको उर्दू में भी कर दिया, अब तो टैक्स जमा करा दो। टैक्स जमा कराने वाले का उर्दू इंग्लिश इशू नहीं है, उसका इशू है उसको समझ ही नहीं आ रही वो भरे क्या वहाँ पे। अच्छा, भरने के बाद जब उसको कोई नोटिस आता है, तो वो उसको पता नहीं होता कि किस चीज़ का नोटिस है, ये चाह क्या रहा है मुझसे। और जब वो फर्स्ट एवर जैसे कमिश्नर अपील के पास चला गया, ट्रिब्यूनल में चला गया, जब वहाँ पे उसका कोई वर्डिक्ट आता है, तो सबसे पहले पूछता है कि इसका मतलब क्या है। हाँ, वो ब्रिटिश ही रहे, बात समझ आ रही है ना। तो जब वो इस तरह के चैलेंजेस देखता है या अपने दोस्तों को देखता है, वो कहता है कि मैं किस काम में फंस गया हूँ, डिस्करेज होता मैं है अपना सारी एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट करूँगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा हर काम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और आप एक चीज़ और याद रखें, आजकल की दुनिया ग्लोबल विलेज कहते हैं ना, जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को या एंटरप्रेन्योर्स को आप प्रमोट करेंगे, आईटी इंडस्ट्री जैसे आजकल है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे, उतना आपके मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा, उतना एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, उतनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ उस किस्म के लोग, उनको मजबूरी होगी को प्रोड्यूस करें ताकि वो वहाँ जाके परफॉर्म कर सकें, उतना एक्सीलेंस के अंदर आ गया। आप सियालकोट चले जाएँ, सियालकोट में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वहाँ आप जाते हैं तो आपको मार्क डिफरेंस फील होता है। आपको पता चलता है कि यार ये कोई यूरोप है या अमेरिका, ये कहाँ पे हम आ गए, ये पाकिस्तान नहीं है। मशीनरी भी उनकी साफ, उनकी ऑर्डरलीनेस वहाँ पे जाके आपको फील होती है। फिर उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनके वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका मजदूर जो काम कर रहा है वो किस तरह अपने आप को कंडक्ट करता है, हर चीज़ वहाँ पे बेहतर है। तो उसकी क्या सबसे बड़ी रीज़न है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की वजह से क्या है कि जब वो फॉरेनर्स आते हैं उनसे डील्स करने के लिए, तो वो इन चीज़ों को भी देखते हैं कि भाई तुम्हारे पास चाइल्ड लेबर तो नहीं है, तुम किस किस्म के स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो, ISO 9000 और 9002 इस किस्म की चीज़ें आपने देखी होंगी। ये इसका मकसद भी यही था कि उनको पता चले कि ये कितने अपने, अब वो जितना डॉक्यूमेंटेशन में आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना IT के अंदर बेहतर करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट काबिल कबूल होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और दूसरा जो कि इम्पोर्ट्स, जो डॉलर, कीमती डॉलर आपका लगता है, वो जितनी भी इंडस्ट्री है, जितना भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इंसेंटिवाइज करें तो लोग काम करेंगे, और गवर्नमेंट को इसमें इशू भी नहीं होगा। वो बड़ी खुशी खुशी, जैसे आप देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था कि हम तो चाहते हैं कि लोग बाहर जाएं और बाहर जाके डॉलर भेजें, इस मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी कहा है, और ये ठीक कहते हैं। तो नौजवान में ख्याल से ये कोशिश कर सकता है, बट आई गॉट योर फ्रॉम योर पॉइंट्स, कि एक तो ऐसा बिज़नेस की तरफ जाए जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, वो बेशक फूड जो मतलब कंट्री की मसाइल भी हल कर रहा है, काइंड ऑफ फूड शॉर्टेज से रिलेटेड कोई बिज़नेस है। दूसरा आपने कहा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ किया जा सकता है। मैं 2 लोगों को जानता हूँ, वो जो ये LED के पैनल्स
पे काम कर रहे हैं, तो वो लोकली उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी, एक दफ़ा मशीन ख़रीदी है, डेफिनेटली उसमें कुछ तंगी उनको आई होगी, लेकिन अब वो एलईडी के पैनल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब वो आप सोचें एक घर बनता है तो उसमें रियल एस्टेट की बात करें तो मेरे ख्याल से सैकड़ों के हिसाब से तो वो एलईडी चले रियल एस्टेट ना करें, आप देखें कैट फूड और डॉग फूड है, हाँ। पाकिस्तान में कोई नहीं मैन्युफैक्चर होता, बड़ा बेहतरीन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये और आज इतनी महंगाई है, वो जो उनके 1-1 किलो के सैक्स मिलते थे, 2-2 किलो के, अब वो जो रेट था उससे 3-4 गुना बढ़ चुका है, 4 गुना, लेकिन लोग फिर भी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बनाते? सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा, सब वही ना। तो ये ब्रांड्स, जो थाईलैंड के ब्रांड्स हैं, तुर्की के ब्रांड्स हैं, यूरोप के ब्रांड्स हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन करना कौन करे? इसी तरह ये बड़ा फिट बिजनेस आइडिया थी वैसे। हाँ, वो मैं आपसे अर्ज करूँ ना कि अब इनसे करे कौन? लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस वो कर लेगा, उसको करना चाहिए। आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर एक आइडिया पे काम कर ऐसे ही मैं एक बिज़नेस से वाबस्ता रहा, ये फ्रोज़न योगर्ट के बिज़नेस से। हाँ। अब उसके अंदर वो पाकिस्तान में पिटा क्यों? अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 2-3 फ्लेवर्स की टिपिकल आइसक्रीम मिलेगी, या तो चमन आइसक्रीम मिल जाएगी, या मैकडोनल्ड की खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये 2-3 फ्लेवर्स आपको मिलते हैं। अब ये जो जिसमें मैं एंगेज रहा, उसके पास कोई 24 डिफरेंट टेस्ट थे, और हर टेस्ट दूसरे से डिफरेंट था। अब वो इम्पोर्ट करते थे, लेकिन जब इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ी और करेंसी का ये हमारे ऊपर वबाल आया, उसके बाद उसी बंदे ने उसको रिसर्च करके लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि वो लोकली उसके बाद वायबल नहीं रहा, लेकिन भले उसने प्रोड्यूस करने की कोशिश की। तो इन हालात की वजह से लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको फिर कोई सपोर्ट नहीं करता, इंसेंटिवाइज नहीं करता कि भाई तुम करो यहाँ पे, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए। अब वो जो हम इम्पोर्ट करते थे, ये फ्रोज़न योगर्ट का मटेरियल, वो भी तो कहीं से इंपोर्ट करते थे ना। इवन उसकी जो कौन होती है, जो नीचे बिस्किट होता है खाने वाला, वो भी स्पेन से इंपोर्ट होता था। ये तो हमारे हालात थे, लेकिन वो सारी चीज़ें बाद में मैं को जानता हूँ, उसने यहाँ प्रोड्यूस की हैं, लेकिन चूंकि वो इस बैटरिंग को या इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका 2-2.5 साल के, जो करेंसी का आया और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का आया, तो उसकी वजह से वो सिस्टम से आउट हो गया। अब यहाँ पे उसको कोई संभालने वाला होता, कोई बताने वाला होता, और कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट होती, तो वो प्रिवेल कर गया था। आखिर में अगर हम चलें और हम इस सबको समेटें बात को, और मैं आपको कहता हूँ कि जी 2-3 सेक्टर्स, 2-3 तबकात के लिए काइंड ऑफ, या नौजवानों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, और जो बिजनेसेस हैं, इन तीनों का अपना अपना कोई ना कोई रोल तो जारी बात है सोसाइटी की डेवलपमेंट में है। तो इन तीनों के लिए अगर आप शॉर्ट कोई एडवाइस देना चाहें तो? देखिए, हमारा जो है जो ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। आम तौर पे हम जैसे मुल्क एजुकेशन पे और हेल्थ पे इतना तवज्जो नहीं देते, ये दोनों ही क्रिटिकल है। वो आपने स्टंटेड ग्रोथ की एक सुनी होगी, वो हकीकत है। जैसे पाकिस्तान में अगर काउंट किया जाए तो 5 करोड़ नौजवान स्टंटेड ग्रोथ के हैं। अच्छा। वो आपका घर के वज़न उठाने के अलावा, या चौकीदारी के अलावा, या इस तरह के सिंपल कामों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब इतने बड़े बोझ को आपने उठाना है और अगले 50 साल तक उठा के चलना है, आप सोचें कितना प्रेशर होगा। और ये स्टैंडर्ड ग्रोथ वाले, हेल्थ के ऊपर हम तवज्जो नहीं देते, एजुकेशन के ऊपर नहीं देते। अब एजुकेशन में भी यूनिवर्सिटीज़ जो काम कर रही हैं, वो आप देखें ना, अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ को आप देखें, वहाँ पे रिसर्च होती है, और रिसर्च से कौन फ़ायदा उठा रहा होता है? उनकी गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा रही होती है। पाकिस्तान में हम तवज्जो ही नहीं करते किसी यूनिवर्सिटी को कहें कि वो रिसर्च करके हमें कुछ दे। और इसमें ये कोई शक नहीं कि यहीं पे केपेबल लोग हैं, यहीं से लोग पढ़ के कहाँ कहाँ चले जाते हैं, पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, उसका और गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन वो कैसा है? गवर्नमेंट की सारी तवज्जो शॉर्ट टर्म में तो वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उसको हम नहीं रोक सकते। और सीधी सी बात है, अगर उन्होंने ज़िंदा रहना है, उन्होंने वेंटिलेटर से निकलना है, उनको जो करना है वो उनको करना ही है। इस वक्त हालात का जबर ऐसा है कि हम उनको मशवरा नहीं दे सकते तुम ये करो। अच्छा। वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो भी करेंगे। पर लॉन्गर टर्म में क्या होना चाहिए? लॉन्गर टर्म में आज से स्टार्ट कर दें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना शुरू करें। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो एजुकेट करने का नहीं है। तो जिस तरह आप CSP ऑफिसर को हायर करते हैं, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रोफेसर्स को और ये टीचर्स को हायर करना चाहिए। जो कुछ भी नहीं कर सकता वो आमतौर पर टीचर बन जाता है, फ़र्ज़ करें। ऐसी बात मैं सबके लिए नहीं कर रहा, लेकिन हमने ऐसे केस काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम के ऊपर काम हो,
पाकिस्तान का इंडिजीनियस इश्यूज़ के एतबार से काम हो, और ये जो हम एक अपने देहाती तबके को या जनरल पब्लिक एट लार्ज को इंग्लिश की घुमन घेरियों में डाल देते हैं, इससे उनको निकालना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसको निकालने में क्या हर्ज है, बल्कि अब तो कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि आपने उर्दू में करना है, तो उर्दू में हम क्यों नहीं करते ये काम। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि एजुकेशन सेक्टर को और अपनी जो आपकी यूथ है जो वहाँ से पास आउट होके आ रही है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को कितना समझती है, वो टैक्स रिजीम की एक और बात, अब जो दूसरा पॉइंट है मेरा, कि इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स इशू, इट शुड बी सिंपल वन। अगर आपने कॉटेज इंडस्ट्री तक काम करना है उस लेवल के बंदे को, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको टैक्स की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स, सारी बात है, विद होल्डिंग टैक्स पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान भी करेगा, वैट पूरी दुनिया में पाकिस्तान भी करेगा, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड उसके वो सब पूरी दुनिया में। लेकिन आप अपने नीचे वाले तबके को किस तरह उसमें इंसेंटिवाइज करते हैं, किस तरह उसको इससे आज़ाद करते हैं। फिर दूसरा, ये हर साल इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, हर मनी बिल के अंदर इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो आप ना भी चाहें कोई कंसल्टेंट रखना, हम जैसे लोग जो 20-20 साल से FBR के साथ वाबस्ता हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके हर मनी बिल को स्टडी करते हैं, हमें भी कंसल्टेंट चाहिए। हमने इतना पढ़ लिखने के बाद भी हम कंसल्टेंट को फीसें दे रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ से आज़ाद किस तरह किया जाए। FBR जिसका कोई कंसल्टेंट नहीं, उसका FBR कंसल्टेंट है, उसकी वेबसाइट कैसे आप यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं और यूज़र अच्छा किया काम और अच्छा करें। अब अगर आपको टैक्स पे करना पड़ जाए तो आपको वहाँ पर वसूली डल जाती है कि आप टैक्स कहाँ जाके पे करें। एक आम बंदा तो फंस जाता है, ठीक है ना, उसको PSID बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर उसके अंदर करेक्शंस करना मुश्किल हो जाती है। तो ये दूसरी साइड है कि आपका FBR जैसा इदारा है वो सपोर्ट करे। फिर इसी तरह SCCP है, SCCP आप कंपनी बनाना बड़ी आसान है आजकल, बड़ी जल्दी कंपनी बन जाती है। SCCP में काफ़ी रूल्स चेंज कर दिए हैं, आसान कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, उस कंपनी के बेस पे आप आगे लोन कैसे ले सकें, बैंक से कैसे डील कर सकें, बैंक का बिहेवियर कैसे चेंज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें चेन रिएक्शन है। और सबसे टॉप पे आ जाता है आपका जुडिशरी। जुडिशरी आपके इस कॉटेज इंडस्ट्री या लो लेवल पे काम करने वाले जो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पे आपको परफॉर्म करके देंगे, जो एक्सपोर्ट्स छोटे छोटे आइटम बना के जैसा चाइना कर रहा है, एक्सपोर्ट में आपको सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे आपकी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, कितनी सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे लोग आइडिया लेके आते हैं। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट ही था, वो मिनी फ्लोर मिल लेके आया, गुजर खान का लड़का था, मिनी फ्लोर मिल। फ्लोर मिल लगाने में उस वक्त जब मैंने उससे बात की थी 4-5 करोड़ रुपये लगते थे, तो उसने वो कोई 70 लाख की फ्लोर मिल बना ली। अच्छा। चाइना गया, जाके रिसर्च करता रहा, अपनी मदद आपके तहत वापस आके छोटी सी फ्लोर मिल लगा ली। फ्लोर मिल लगाई है तो उसको अथॉरिटीज़ वाले आ गए, लाइसेंस किधर है जी आपके पास। अच्छा। अब वो छोटी सी, उसने एक छोटे से कमरे में 5-10 मरले के मकान के अंदर बेसमेंट में उसने या उस जगह पे उस लोकेशन पे लगाई हुई थी, तो उसको नहीं मसला बन गया। तो अब वो किसके पास जाए इस मसले को हल करने के लिए। बहरहाल उसने रेगुलेट करवाया, लेकिन उसने कंपनी बनाई, लेकिन वो बड़ी मुश्किलों से सारा काम किया। तो इस तरह की चीज़ में आपकी अदालतें कहाँ खड़ी हैं और अदालती निज़ाम कैसा है, और उसमें आपको फिर वो, जैसे मैंने कंसल्टेंट की बात की, यहाँ पे आपको वकील की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीज़ों को सिंपल होना चाहिए और क्विक होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे हमारे बिज़नेस डिस्कोर्स में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनके दरमियान तनाज़ात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो आम तौर पे जिरगा सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, काम करते हैं। खुद मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैंने कोर्ट का रुख किया तो मुझे सब ने नसीहत की कि आप कोर्ट की तरफ ना जाएं, बल्कि बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात करना एक्चुअली जिरगा ही है ना। तो बैठ के बात की और मेरा मसला हल हो गया। फिर मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ बिज़नेस करके कि यहाँ पे तो सारे ही ऐसे कर रहे हैं। जिरगा एक पैरेलल सिस्टम जुडिशरी का बना हुआ है, बैठ के बात करते हैं, जिरगा होता है, बीच में लोग गारंटर्स पढ़ते हैं और मामला आगे बढ़ता है। लेकिन ये चीज़ आपको जुडिशरी की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, और वहाँ पे जो आप अप द लैडर जाते जाते हैं, वहाँ मामला कन्फ्यूज़ और कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जुडिशरी को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बातें हम कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो नतीजा अगर निकालना है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पे हमें बचपन में याद है कि होम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होता था, आज भी है मुझे मालूम है, लेकिन उसको ऑप्ट कोई नहीं करता, उसकी तरफ जाता कोई नहीं है। लेकिन वो सिर्फ आर्ट्स वाले पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है उसको आमतौर पर नालायक ही समझा जाता है। ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो ये गलत है। मुझे याद है होम इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैंने अपनी स्कूल लाइफ में देखा था, तो मुझे याद है उसमें हमें बजटिंग सिखाई जाती थी। उसमें हमें शेड्यूल बनाना कैसे बनाना है और उसके ऊपर अमल कैसे करना है,
इसका आ जाता था। हमारा तो हाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने बजट पे अमल नहीं करती। हमारा तो हाल ये है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बजट के तस्वुर से आ रही हैं, लेकिन ये प्लानिंग का इतना बड़ा टूल है, हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कुछ स्टार्ट करना है ना, मैं तो आगे ले गया काफ़ी बात, लेकिन अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट करना है तो एजुकेशन के ऊपर कम से कम कौमी कंसेंसस पैदा कर लें। और इसी तरह आप हेल्थ के ऊपर कम से कम कौमी कंसेंसस पैदा कर लें। लेकिन जहाँ तक आज तक का मेरा तजुर्बा है वो यही कहता है कि ये बातें सब नसीहत करते हैं, सब टेक्निकल लोग जो ज़िंदगियाँ गुजार चुके होते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में, वो ये नसीहतें करते हैं, लेकिन इसके हवाले से किसी के कान में जू नहीं रेंगती। सब पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की बात करते हैं, पैरेलल सिस्टम खड़ा करके उससे मसला हल करने की कोशिश करते हैं। वही वेंटिलेटर वाली एग्जांपल, तो वेंटिलेटर कितनी देर चलेगा? जिस दिन वेंटिलेटर को आप उतारेंगे तो आपका मरीज़ एक नई मुसीबत में डल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर काम करने के हवाले से ज़हन साजी होनी चाहिए। आज जो हमारे लोग बैठे हैं डिसीजन मेकिंग के सतह पे, वो तो शायद ये नहीं कर सकें क्योंकि वो तो गोइंग कंसर्न है, वो चल रहे हैं, वो उनका वो अब इस चीज़ को छेड़ नहीं सकते। लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने नौजवानों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर किसी तरीके से उनको ये बात समझा पाएँ और वो इस हवाले से कोई एक कलेक्टिव अप्रोच बना सकें मुस्तकबिल के लिए, तो हम पाकिस्तान को इन मुसीबतों से निकाल सकते हैं। वरना मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, वक्ती अरेंजमेंट, ये पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। और इंटरनेशनल पावर्स को जब तक हमारी ज़रूरत होगी हमारे इस रोल की, वो हमें सपोर्ट करते जाएंगे, लेकिन सपोर्ट इस किस्म की होगी जिस तरह की अभी मिली है कि 9 महीने के लिए ज़िंदा रहने के लिए पैसे दिए गए। सही है। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब फॉर योर टाइम एंड एनालिसिस। 2023 तारीख का हिस्सा बन चुका है और 2024 की तारीख लिखी जा रही है। कामयाब कौमों में और नाकाम कौमों में शायद यही फ़र्क है कि कामयाब कौमें अपनी तारीख की प्लानिंग कर रही होती हैं कि वो तारीख कैसी लिखी जाएगी, और नाकाम कौमें तारीख जो नतीजा पैदा कर देती हैं उस पर पछता रही होती हैं। अगर हम इस वक्त काली सुरंग तारीकी में मौजूद हैं तो ज़रूरत इसी बात की है कि जैसे हम साइबर कास्ट में मुसलसल बात करते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट अदारों को आपस में कोलैबोरेटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, नॉलेज शेयरिंग करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी पड़ेगी। कलेक्टिवली जब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, माइंडसेट कलेक्टिवनेस का पैदा होगा, तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट पाकिस्तान के हक़ में, कंट्री के हक़ में आएगा। और जैसे आज बात हुई की टेकअवेज़ में कि हमारे नौजवान को पहले तो कलेक्टिवनेस, एक माइंडसेट की ज़रूरत है, जो शायद जिस तरह हमारी लास्ट एपिसोड में भी बात हुई थी कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के थ्रू करिकुलम को रिवाइज़ करके अप टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ला कर उसको चलना पड़ेगा। और जब वो ऐसे होगा तो उसके बाद डेफिनेटली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट पे काम करने की ज़रूरत है। अपना फ़ीडबैक और कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।